हत्याकरण से निपटना। अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बच्चों, इस विभाग में हमें क्या और जानकारी मिलती है वो हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दो दलित बच्चे हैं जो हैंडपंप के नीचे नहा रहे हैं। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। हम लोग रत्नम की कहानी देख रहे थे बच्चों, और उसी कहानी को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफा होते। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी हुई थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है, और उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे क्या बनाए, बिगाड़ दिया है, और अब वह खुद को उनके बराबर का मानने लगा है। इस तरह से उन लोगों के मन में ख्याल और विचार आए कि इसने इनकार कैसे किया। इस तरह से रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। तो उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर दे तो वे क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है और इसीलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। आगे देखते हैं बच्चों। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दे। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखे। अभी एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम ने किसी तरह अपनी माँ के साथ वो जिंदा भाग निकला था उसमें से, उस आग से। उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे और उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही होगी। तो इसके लिए स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा भी किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। विवाद मतलब अंत में क्या हो गया कि विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में मतलब 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था, और उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। यो तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। और इसी
दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे अग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज उठाई। वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रत्नम का जिस तरह से उन्होंने विरोध किया, कि उसका अपमान किस तरह से किया और वो शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था, अभी उसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों और दलितों के साथ होने वाली विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो हिंसा की एक सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा इस बारे में लिखिए, यह आपका प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।